हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस केस की। अब मेंटेनेंस केस किसी भी धारा में हो, चाहे वो 24 HMA में हो, चाहे वो 125 में हो, चाहे वो डीवी एक्ट में हो। दोस्तों, हर एक मामले के अंदर जब आप अपना रिप्लाई फाइल करते हैं तो आपको रिप्लाई फाइल करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि रिप्लाई में वो मटेरियल जरूर इंक्लूड करें जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आपकी मेंटेनेंस अमाउंट से है, और वो चीज़ें जो मेंटेनेंस अमाउंट से रिलेवेंट नहीं है उनको कम से कम आप अपने रिप्लाई में रखें। यानी रिप्लाई बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए और बहुत बढ़िया होना चाहिए। अब जब आप रिप्लाई फाइल कर देते हैं उसके बाद आपको बोला जाता है कि आप अपना एसेट्स और लायबिलिटीज का एफिडेविट फाइल करो। अब इस स्टेज पे दोस्तों सबसे पहले आपको फाइल चेक करनी है और ये देखना है कि क्या पत्नी का एसेट्स और लायबिलिटीज का एफिडेविट आ चुका है या नहीं। अगर आ चुका है तो आप उसकी कॉपी रिसीव कीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं की है। और अगर नहीं आया है तो आपको कोर्ट को कहिए कि पिटिशनर ने अभी तक अपना एसेट्स और लायबिलिटी का एफिडेविट दाखिल नहीं किया है, सो उसे आदेशित किया जाए कि वो अपना एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करे। क्योंकि रजनेश बनाम नेहा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि पहले पिटिशनर अपना एफिडेविट फाइल करेगी और उसके बाद 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है रिस्पोंडेंट को अपना एफिडेविट फाइल करने के लिए। तो नियम के अकॉर्डिंग आप कोर्ट को कहेंगे कि पहले आप इनको आदेशित करें, ये अपना एफिडेविट फाइल करें। और अगर पहले से एफिडेविट है उसकी कॉपी आपने रिसीव करी और आप उसको अच्छे से एनालाइज करो, देखो कि उसमें उन्होंने सारी चीज़ों को बताया है या नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी तो नहीं है जो उन्होंने हाइड करी हों, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी तो नहीं है जो उन्होंने गलत दर्शित करी हों, जैसे कि अपना पता, अपनी नौकरी, अपनी क्वालिफिकेशन के संबंध में, अपनी इनकम के संबंध में। और कई बार ऐसा होता है जो चीज़ें उन्होंने हाइड करी उसके कुछ प्रूफ भी आपके पास हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां अगर बन रही हैं तो दोस्तों अपना एफिडेविट देने से पहले आप एक 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन जरूर लगाइए। नए कानूनों में लगाएंगे तो 94 बीएनएसएस में लगाएंगे कि जी उसमें लिस्ट बनाएंगे कि इन्होंने क्या क्या हाइड किया है, क्या क्या गलत बताया, और अगली तारीख पर आवश्यक रूप से इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाए ताकि इनका एफिडेविट कंप्लीट हो सके। उसके बाद हम अपना एफिडेविट देंगे। उस 91 को आप डिसाइड करवाइए। अब दोस्तों यहां पर कोर्ट उनको आदेशित भी कर सकती है और आपके एप्लीकेशन को खारिज भी कर सकती है, क्योंकि जब आप ये एप्लीकेशन दोगे तो उनको बोला जाएगा इस पर ऑब्जेक्शन दीजिए। कई बार तो अपने ऑब्जेक्शन के साथ वो सारी चीज़ें लगा देते हैं जो उन्होंने हाइड करी हैं, लेकिन कई बार केवल उसका जस्टिफिकेशन देते हैं। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करता है कि आपकी एप्लीकेशन अलाउ करनी है या फिर खारिज करनी है। ये एक तो बात ये हो गई। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आपने 91 लगाई ही नहीं, लड़की का एफिडेविट आया, आपको पता था कि उसमें गलतियां हैं, आपको पता था उसमें चीज़ों को छुपाया गया, और आपका इंटरिम मेंटेनेंस भी डिसाइड हो गया। ऐसे कुछ मामले मेरे पास आए जिनके आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड हो गया, एरियर आपका 2 साल का है, 3 साल का बंधा हुआ है। अब आप कहते हैं साहब उसने तो ये छुपा लिया था, उसने तो वो छुपा लिया था। तो उस समय पे इंटरिम मेंटेनेंस पर आर्ग्यूमेंट से पहले आपको 91 लगानी चाहिए थी। अब आप कहते हैं मैं 91 लगाऊं। अब अगर आप 91 लगाओगे भी तो जो इसका इफेक्ट है वो तो फाइनल मेंटेनेंस पर आएगा, जो ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है उस पर थोड़ी ना आएगा। तो यानी इससे सीधा पता चलता है कि डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन की एप्लीकेशन यानी 91 सीआरपीसी या 94 बीएनएसएस आपको इंटरिम मेंटेनेंस से पहले लगवानी है और पहले डिसाइड करवानी है, तभी उसका कोई मीनिंग है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज वो इंटरिम का बर्डन तो आपके ऊपर आ ही गया ना, वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो इसलिए पहले आपको उसे डिसाइड करवाना है। अब बात आती है परजरी की, कि लड़की ने झूठ बोला, छुपा लिया और कुछ कंक्रीट प्रूफ आपके पास है जिसके बेसिस पर उस पर परजरी बनती है। तो अब आपका कहना होता है कि साहब पहले तो परजरी की एप्लीकेशन मैंने लगाई नहीं। क्यों नहीं लगाई साहब? मेरे को नॉलेज नहीं थी, मेरे को सही गाइडेंस भी नहीं मिली कि लगानी चाहिए। तो क्या अब मैं लगा सकता हूं? अब आप लगा सकते हैं। परजरी की एप्लीकेशन आप पूरे ट्रायल के दौरान कभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी आपका इंटरिम डिसाइड हुआ है, इसके बाद लड़की के क्रॉस एग्जामिनेशन होना है। कई बार क्रॉस एग्जामिनेशन में भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे लिए परजरी में बेनिफिशियल होती हैं। तो परजरी की एप्लीकेशन आप बाद में भी लगा सकते हैं। लगाने को 91 सीआरपीसी या 94 बीएनएसएस भी आप बाद में लगा सकते हैं, लेकिन उसका फायदा आपको पहले ही मिल रहा है। अगर आप पहले लगाएंगे तो बेनिफिट है। लेकिन जो परजरी है, परजरी का मेन मकसद होता है कि सामने वाला दबाव फील करे, उसके ऊपर दबाव बने। तो वो अगर आपकी पहले लगानी रह भी गई है तो आप उसको इंटरिम मेंटेनेंस के बाद भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों परजरी की एप्लीकेशन में अगर आपके पास कंक्रीट प्रूफ है तो उनके खिलाफ अगर आदेश हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। और कई बार जब वो परजरी में महसूस करते हैं कि वो दब रहे हैं या फंस रहे हैं तो उन परिस्थितियों में वो कई बार अपने केस को खुद भी वापस ले लेते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास कंक्रीट प्रूफ है तो परजरी में जरूर जाना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी बातों के आधार पर नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम 90% लोग वो होते हैं जो ये डिस्कस करते हैं कि साहब यहाँ पे छोटा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, उसकी मम्मी ने ये बोला और पापा ने ये बोल दिया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के बेस पे नहीं, अगर कोई बढ़िया आपके पास प्रूफ है परजरी का
तो फिर आप उसमें जाएं। इस पर भी मैंने कई अलग से वीडियो बनाए हैं कि वो प्रूफ कौन कौन से हो सकते हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है तो फिर आप इसको अवॉइड करें, अन्यथा अननेसेसरी आपका केस डिले होगा, जिसमें एट द एंड आप ही का नुकसान है, क्योंकि मीटर चालू है। तो इसलिए इस केस को जितना जल्दी निपटाएंगे वो बढ़िया है। अगर आपको लगता है कि कोई बेनिफिट है तो ही इसमें जाना है, वरना नहीं जाना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।